प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण काल है। मैं प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 25 तारांकित प्रश्न को एक समान समझता हूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश करूंगा। आप पक्ष और विपक्ष दोनों साथियों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा के अनुसार और स्थायी आदेश का ध्यान रखते हुए मूल प्रश्नकर्ता 2, अनुपूरक प्रश्नकर्ता 1 तक सीमित रहें तो बेहतर होगा। हम लोग 25 प्रश्न निपटा पाएंगे। गुलाब कमरो जी। आशीष कुमार छाबड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था उसका जवाब आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कोड़िया से खंगारपाट, उफरा, गब्दा, पिरदा नहर में क्या लाइनिंग का भी काम चल रहा है? कितने की लागत से लाइनिंग का काम किया जा रहा है माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष जी, लोर नाला व्यावर्तन योजना की नहर रिमांडिंग एंड लाइनिंग का कार्य 390 मीटर से 770 मीटर तक लगभग 6 नग आरबी, 10 नग इनलेट तथा 12 नग कुलाबा सहित लागत माननीय मंत्री, लागत 5 करोड़ 55 लाख रुपया। माननीय मंत्री जी, पहले तो मैंने जब प्रश्न लगाया उसके बाद जो पुल की जो क्वालिटी थी, जो घटिया किस्म का पुल बनवाया जा रहा था, उसको आनंद फानंद में आपका अंतिम प्रश्न होगा, आप उस हिसाब से पूछिए, बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जी जी, मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण नहर है और इसमें विभाग के द्वारा एस्टीमेट के आधार पर जो अच्छी क्वालिटी से काम कराया जाना था वो नहीं कराया जा रहा है। चूंकि मैंने जब प्रश्न लगाया उसके बाद तुरंत पुलिया को तोड़ने का काम आनंद फानंद में कल विभाग के द्वारा किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें आप क्या उच्च अधिकारियों से, चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियों से क्या जांच, मेरी उपस्थिति में जांच कराएंगे कार्य की? अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न में पुलिया के क्षतिग्रस्त होने पे आपका प्रश्न था, तो उसको तो तोड़ के फिर से बना रहे हैं। उसके बाद भी अगर पूरे काम की लाइनिंग की भी अगर आप जांच करने की बात कहेंगे तो आपकी उपस्थिति में हमारा चीफ इंजीनियर जाके उसकी जांच कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन सिंह जी। गलेश्वर साहू जी। मेरा प्रश्न का जवाब तो स्पेसिफिक आया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने वित्त विभाग को इस रिक्त पद की पूर्ति के लिए आपने कितने बार पत्र व्यवहार किया, उस पत्र क्रमांक के बारे में मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती के लिए 27/5/2020 में संचालनालय के माध्यम से वित्त विभाग को आवेदन, उसके पहले भी लगाए गए थे पर आखिरी अभी 27/5 को लगाया गया। आपने वित्त विभाग का तो हवाला दे दिया है, पर आप इस सदन के माध्यम से पीड़ित पक्ष को क्या बोलना चाहेंगे? बस इतना। मैं जैसे ही हमारी प्रक्रिया तो चली रही है, जैसे ही वित्त विभाग की आदेश आएगी हम तत्काल कार्रवाई करा देंगे। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये मामला साल भर से अटका है, बहुत गरीब लोगों का भर्ती का मामला है और मैं सोचता हूँ कि सारे विधानसभा के सभी जिस हिसाब से फिगर आया हुआ है कि एक विकास खंड में इतना, तो ऐसे छोटे मामला को लेके आप स्पेसिफिक तौर पे आप माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से या आप विशेष प्रयास करेंगे क्या?
बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भर्तियां हो जाएं और मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगी, क्योंकि वित्त विभाग उनके अंतर्गत है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, प्रश्न क्रमांक 5। सत्यनारायण शर्मा जी, प्रश्न क्रमांक 6। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि महानदी नहर प्रणाली में ऊपर कोई रेस्ट हाउस निर्मित नहीं है, वह कोई केयर टेकर कार्यरत नहीं है। माननीय मंत्री जी, रेस्ट हाउस हो या निरीक्षण गृह हो, बात तो एक ही है। बोलचाल की भाषा में निरीक्षण गृह भी बोलते हैं हम। तो कृपया आप ये बताएं कि निरीक्षण गृह कहाँ कहाँ है। पूरा लिस्ट पढ़ना है क्या मेरे को? अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न में सत्तू भैया ने रेस्ट हाउस के बारे में जानकारी चाहिए थी। अब रेस्ट हाउस जैसा शब्द इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो विभाग ने वैसा तो व्यवहारिक ज्ञान की बात है मंत्री जी, आप इतने अनुभवी मंत्री हैं। जहां आदमी रुकते हैं, जहां लोग जाते हैं, और रेस्ट हाउस या निरीक्षण गृह में अंतर क्या है? तो मैं निरीक्षण की लिस्ट बता दूं आपको सर? बताएं। पूरा पढ़ दूं अध्यक्ष जी की? नहीं, संख्या बता दीजिए, उनके क्षेत्र से संबंधित बता दीजिए। लाहौद, रुद्री, कोंडवार, बुधनी, कनकी, पलारी, अर्जुनी, मेहतरा, सेमराडी, नारा, मांडर, पंडरभट्टा, संडी, देवरी, भरसेला, कुर्रा, चंपारण, गौरभाट, गुदेरा, खोरपा, चंडी, छाती, गुजरा, दतान खैरा, लच्छनपुर, उड़ान, मर्दा, सकरी, भालूकोना, बिरबिरा, सेरी खेड़ी। के लिए कौन देखता है, कौन रहता है? और जो भी अधिकारी जाते हैं, क्या विजिटर लिस्ट में हस्ताक्षर करते हैं? क्या आप उसको बुला करके देखेंगे कोई रुके कि नहीं रुके? अध्यक्ष जी, केयर टेकर तो कहीं नहीं है, क्योंकि लगभग ये सब खाली निरीक्षण। अब पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, रात रुकते थे, किसानों से मिलते थे। अब तो आजकल आवागमन का साधन, इसलिए लगभग ज्यादातर रेस्ट हाउस का कुटीर का, निरीक्षण कुटीर का कोई उपयोग नहीं होता। उसके बावजूद भी अधिकृत जो व्यक्ति रुकते हैं उनकी जानकारी विभाग को रहती है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वहाँ। नहीं तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि जो कर्मचारी उसकी देखरेख कौन करता है, उसकी मरम्मत का काम कौन करता है? अब वो जो इसके अभाव में जर्जर हो रहे हैं। पहले किचन होते थे माननीय अध्यक्ष जी, और क्रॉकरी होती थी, ये सब क्या है, कहाँ है सब? अध्यक्ष जी, आज की परिस्थिति में क्रॉकरी होती थी वो कहाँ, इसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाऊंगा अध्यक्ष जी। लेकिन देख रेख वहां जो हमारे जो मेंटेनेंस के लेबर होते हैं उसके माध्यम से हम लोग कराते हैं। उसके बाद इसी में माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन था। कई निरीक्षण कुटीर तो जमींदोज हो गए और कुछ नहीं बचा है। लोग धीरे धीरे, गांव वाले लोग उठा के, कोई पलंग ले गया, कोई खिड़की ले गया, कोई और सारे सामान ले गए, फर्नीचर ले गए सब। लेकिन जो बचे हैं, कम से कम अभी जो साधारण हालत में है, कम से कम ऐसे निरीक्षण कुटीरों को चिन्हित करके उनमें कोई बहुत बड़ी मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, मात्र थोड़े बहुत रिनोवेशन की आवश्यकता है। और प्रॉपर्टी है इरिगेशन की, तो कम से कम उसको सुरक्षित करने के लिए अवश्य। अध्यक्ष जी, अच्छा सुझाव है। माननीय धनेन्द्र भैया बहुत वरिष्ठतम है, सत्तू भैया वरिष्ठतम है, और उनके सुझाव है। जहां जहां भी ऐसे सुझाव आते हैं, तांदला के कमांड में कुछ निरीक्षण गृहों का मरम्मत किया गया है। ये चूंकि भैया ने केवल महानदी का जो निरीक्षण कुटिया है उसका प्रश्न किया था, लेकिन जहां जहां आवश्यक है, और आप भी सुझाव दीजिएगा। हम जानते हैं ये हमारे विभाग की एक बड़ी बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। लेकिन जहां जहां सुझाव आते हैं उसके बारे में विभाग विचार करता है। आप भी कोई इस पूरे नेटवर्क में किसी रेस्ट हाउस के बारे में, किसी कुटीर के बारे में ऐसा सुझाव देंगे तो उसको मेंटेनेंस भी कराया जाएगा, उसका संधारण भी कराया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नहर के किनारे में निरीक्षण कुटीर का निर्माण पहले से हुआ है। ये बात सही है कि आप जो निरीक्षण कुटीर, जिनको आप रेस्ट हाउस बोल दिए, वो निरीक्षण कुटीर है, लेकिन उसमें रुकने का, बैठने का, प्रशासनिक काम करने का भी एक जगह है।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े से पैसे की राशि दे देने से अगर इन निरीक्षण कुटीर का निर्माण ठीक से हो जाएगा तो वहां रुकने की भी जरूरत नहीं है। आपके अमीन लोगों के बैठने की भी जगह नहीं है। नहर में अमीन का बहुत बड़ा रोल है कि कहाँ पर पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ इरिगेशन की जमीन है, नहर में कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है। उससे आपकी व्यवस्था में सुधार होगा। इसलिए न केवल इस महानदी के लाइन में बल्कि आप कृपा करके एक बार सर्वे तो करा लीजिए। हर विधानसभा क्षेत्र में 1-2 जगह निरीक्षण कुटीर है और उस निरीक्षण कुटीर को अगर बना देंगे तो न केवल मंत्री कभी गए तो उनके लिए हाथ मुंह धोने की जगह होगी, अधिकारी गए तो रुकने की जगह होगी, नहीं तो अमीन तो वहां रहेगा ही और अमीन वहां पर गरीब लोगों से, गांव के किसानों से मिलजुल लेगा, एक जगह निर्धारित हो जाएगी और थोड़े से पैसे की जरूरत है। इसलिए इस पर जरूर गंभीरता से आप विचार करने की कृपा करेंगे। अध्यक्ष जी, धर्मजीत भैया ने कहा ना कि हर विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कुटीर होंगे। लगभग हर विधानसभा में नहीं है अध्यक्ष जी। ये ऐसी योजनाएं हैं जैसे आपके यहाँ खुड़िया है, बिलासपुर का खुटा घाट है, ये महानदी का पूरा सिस्टम है, तांदुला का जो आजादी के पहले लोगों ने बनवाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था, उसमें ज्यादातर निरीक्षण कुटीर है। अभी की जो योजनाएं बनी है वहां तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, लखोली में जो है उसको तो पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है, उसके द्वारा उसका मेंटेनेंस किया जाता है। वापस कर दिया गया। आपके अधिकारियों को जानकारी नहीं अपनी प्रॉपर्टी कहाँ मैं उसको दुरुस्त करा लूंगा अगर वापस कर दिया गया होगा तो। लेकिन मुझे अभी जो जानकारी दिया गया है, लखोली का जो रेस्ट हाउस है उसको पर्यटन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। धन्यवाद। मोहन मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गए। मेरा पूरक प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना में प्रति हेक्टेयर कितना प्रीमियम लिया जाता है? और दूसरा प्रश्न, उद्यान की फसलों में कौन कौन से फसलों का बीमा होता है? अध्यक्ष जी, ये तो बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा और जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना, उसकी पूरी सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मौसम आधारित जो फसल है आपके जिला सबसे ज्यादा है, केला, पपीता, टमाटर सबसे ज्यादा पिछले बार भी नुकसान हुआ था। तो कितने फसलों का बीमा होता है? क्योंकि बहुत से किसानों का उसमें नुकसान होता है, तो कोई निर्धारण है क्या सिर्फ इसी फसल का बीमा होगा, बाकी का नहीं होगा? क्योंकि किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, नुकसान होता है। तो मैं वही जानना चाह रहा था, सबसे ज्यादा आपके जिले का मामला, इसलिए मैं जानना चाह। सौभाग्य है माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिले में जो सबसे ज्यादा फसल होता है हॉर्टिकल्चर का, बड़ा अच्छा फर्टाइल जिला है। तो जिन फसलों का होता है किसान लाभ प्राप्त करते हैं। किसी और फसल के बारे में अगर आपका सुझाव हो तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। श्रीमती छन्नी चंदू साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से मैं जानकारी मांगी थी कि खुज्जी विधानसभा में ऐसे कितने आंगनबाड़ी भवन है जो भवन विहीन है, जिसमें जानकारी मिली है अध्यक्ष महोदय जी, अंबागढ़ चौकी में 11, छुरिया 1 में 9 और छुरिया 2 में 7, कुल 27 भवन विहीन है। तो आदरणीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कब तक ये भवन बन जाएगी? समय सीमा बताना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी उपस्थित थे। लगभग 17-18 का भवन जो अभी तक नहीं बनी है, लगभग एक आंगनबाड़ी 4 साल तक पूर्ण नहीं हो पा रही है। हम बच्चों का शिक्षा का मंदिर माना जाता है, 4 साल तक एक भवन नहीं बन पा रही, तो इसमें तो बहुत दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय जी। मैं तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे महिला बाल विकास की कुछ राशि महिला बाल विकास का लगता है और कुछ राशि डीएमएफ का लगता है और कुछ राशि मतलब नरेगा से लगता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये राशि एक मुश्त एक ही मतलब विभाग से लगना चाहिए ताकि भवन 6 महीना में कंप्लीट हो जाए। तो मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ। ये शुरू से पंचायत इनका एजेंसी है और मनरेगा के अभिसरण और विभाग के अभिसरण से ही बनता है, ये नियम में ही है। अब अगर ऐसा केंद्र गवर्नमेंट से कोई वो आ जाए, या हम चिट्ठी भी लिखे हैं कि मांगे भी हैं कि अलग से
आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए राशि स्वीकृत किया जाए, राज्य शासन को भी और केंद्र शासन को। राज्य शासन का तो शहरी क्षेत्र के लिए मांग किए हैं और हमेशा से केंद्र शासन से और राज्य शासन की उसमें 60-40 के राशि दोनों से होने के कारण और मनरेगा के अभिसरण के कारण बनता है, तो ज़्यादातर ऐसी भवन है आंगनबाड़ी भवन वो अपूर्ण है। धन्यवाद। धनेन्द्र साहू जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरे इस प्रश्न में पूर्व ध्यानाकर्षण में भी काफी चर्चा हो चुकी थी, इसलिए और ज्यादा प्रश्न तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी एक समापन प्रश्न कर लीजिए। इस प्रश्न में जो उत्तर दिए गए हैं उसी के आधार पर ही मैं पूछना चाहूंगा। दरअसल में जितने गेट बने हैं वो सब मैनुअल ऑपरेशन गेट होते हैं और गेट खुलता नहीं है, और बारिश में मुश्किल से 2-4 गेट को खोल देते हैं लेवल मेंटेन करने के लिए। तो मूल कारण ये है, सिल्ट निकल भी जाएगा तो फिर नया सिल्ट तेजी से होते जाते हैं। ये जितने मैनुअल गेट है, यदि उसको मशीन ऑपरेटेड गेट हो जाए तो आसानी हो जाए, तो लोग बारिश में उसको खोल सकेंगे। दूसरा, आपने उस समय भी जो जानकारी जो दी थी कि वो एनजीटी का परमिशन की आवश्यकता होगी रेत को निकालने में, तो जितने भी बांध हमारे जल संसाधन विभाग के हैं, चाहे बांध हो, बैराज हो, एनीकट हो, उसकी एक निश्चित सीमा होगी जो एनजीटी से फ्री होगा। आपके डुबान क्षेत्र जितना आते हैं, जितना आपका कार्य क्षेत्र, तो उसमें मैं समझता हूँ एनजीटी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, आप सीधा आप आदेश दे सकेंगे, ऐसा मैं निवेदन कर रहा था। अध्यक्ष जी, पिछली बार आदरणीय धनेन्द्र भैया का जो काला टेंशन था उसमें काफी चर्चा हुई थी। एनजीटी की परमिशन की बात नहीं कहा मैंने धनेन्द्र भैया, एनजीटी के गाइडलाइन के आधार पर, चूंकि ये रेत निकालने का काम डिसिल्टिंग करने का और आपने जैसा प्रश्न किया था, तो ये जिला कलेक्टर को भी और माइनिंग डिपार्टमेंट को विभाग ने पत्र लिखा है, फिर से हम लोग इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैनुअल ऑपरेशन का है गेट का, ये तो अधिकांश जगहों में पुराने जो सिस्टम लगे हुए हैं वो तो है माननीय अध्यक्ष महोदय, किंतु हम लोग इसमें थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां कास्ट जो है ऐसा ना हो कि मैनुअल ऑपरेटेड गेट के बजाय हम मशीन से ऑपरेशन करने वाले गेट अगर लगाएंगे तो जितना एनीकट बनाने का कास्ट है उससे कहीं कुछ ज्यादा लग जाए तो नया एनीकट बनाने, तो इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका सुझाव उचित है, विभाग इसमें कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष जी। अमितेश शुक्ला जी। ये जानना चाहूंगा कि राजिम के उसमें एनीकट में कुलेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा स्लिट जमा है, और क्यों हुई, किसकी गलती हुई, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। सिर्फ एक ये आग्रह करूँगा मंत्री जी से कि उसमें एक बहुत अत्याधुनिक मशीनरी आ गई जिससे बहुत जल्दी और अच्छी तरह से स्लिट साफ़ हो सकती है, तो उसके ऊपर विचार अगर करें तो ये मेरा आग्रह है कि उस पर जल्दी जल्दी कुछ विचार करके वो मशीन अगर है और लेके उसे साफ़ करवाने के लिए प्रयास होगा क्या। बस अध्यक्ष जी, अब राजिम के चित्रोत्पल्ला महानदी के रेत के संदर्भ में आदरणीय अमितेश जी ने प्रश्न किया, बहुत श्याम भैया के जमाने से उनका जुड़ाव है, मैं आपको इस प्रश्न के लिए बधाई भी देता हूं, और जैसा आपने सुझाव दिया हम विभाग से को निर्देश करेंगे कि अगर उसका यूज किया जा सके तो बेहतर हो। संतराम नेताम। केशव चंद्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये डेयरी के अनुदान विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया है कि जारी है? दूसरी चीज, आप 65 किसानों के जो है भुगतान करना शेष है करके बताए हैं, ये भुगतान कब तक कर देंगे? और 65 किसान की संख्या बताए हैं, राशि कितनी है इनकी? अध्यक्ष जी, वैसे चार्ट में तो लगभग स्पष्ट है किसानों की संख्या जी। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो योजना के बारे में आपने जानकारी चाहिए है, पहले ये योजना लगभग 16-17 में जो प्रभावशील डेयरी उद्यमिता की जो योजना थी उसमें
15 दुधारू पशुओं के साथ पशु आवास, जल व्यवस्था और अधिकतम 12 लाख रुपया तक का ये योजना। लेकिन अब इसको चेंज करके माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा क्या ये योजना संचालित है। बदले हुए स्वरूप में ये 5 अगस्त 19 से राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना में ये अब डेयरी उद्यमिता विकास योजना यथा संशोधित 2019, जिसमें 2 पशुओं की इकाई लागत रुपया जो टोटल अमाउंट है 1.40 लाख पर ये योजना प्रचलित है। और इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अलग अलग अनुदान प्रावधानित है। राशि कितनी है और कब तक भुगतान कर देंगे? जांजगीर चांपा में 65 हितग्राहियों को राशि 68,78,000 अनुदान प्रदान किया जाना शेष है। आदरणीय चंद्रा जी, बात यह है कि ये जो टारगेट था उससे ज्यादा स्वीकृति कर दिया गया था, तो जितना अनुदान था वो तो दे दिया गया, और उसके अतिरिक्त की जो राशि है वो अभी भी किसानों को दे शेष है। लेकिन इस साल के बजट में हम लोगों ने कुछ अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया है। हम उम्मीद करते हैं आपके जिले का जो ये अनुदान शेष है वो इस साल लगभग सभी किसानों को अनुदान मिल जाएगा। कुलदीप जुनेजा, अंतिम प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 16-17 की जो योजना आपने बताया 15 पशु पे 12 लाख रुपए और उसमें 50% अनुदान, ये मेरे जिले में बहुत सारे लोगों का प्रकरण लटका हुआ है, उसका अनुदान नहीं मिला है। बैंक से फाइनेंस करके वो डेयरी लगा लिए। विभाग में मैं व्यक्तिगत गया था, उनका कहना है कि भाई योजना बंद हो गई इसलिए नहीं मिल पा रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है, चूंकि किसान खर्च कर लिए सरकार के अनुदान मिलेगा करके और उसकी क्षमता से बाहर वो किए हैं, तो ऐसे जो प्रकरण है उस पर क्या सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको अनुदान दिलवाएंगे? अध्यक्ष जी, मैं तो सदन में ही कमिट कर रहा हूं ना। आपके यहाँ जो शेष है 65 हितग्राहियों का 68 लाख रुपया वो इस वित्तीय वर्ष में दूंगा मैं, माने सरकार देगी, मैं तो कह रहा हूँ। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय मंत्री जी, क्योंकि डेयरी का उद्योग लोग प्रारंभ करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई वित्तीय मदद नहीं मिल पा रही है आपके विभाग से। कोटा भी नहीं है, उनको फाइनेंस की सुविधा या जो अनुदान की सुविधा है वो भी नहीं मिल पा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, कई बार हम अधिकारियों से मिलते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा राशि किसानों को उपलब्ध कराएंगे डेयरी खोलने के लिए, ताकि दूध उद्योग चल सके। और एक बात और आपके ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2 रुपया किलो दूध का दाम भी कम कर दिया गया है, उससे भी किसान परेशान है, जरा उस पर भी विचार करेंगे क्या? अध्यक्ष जी, विचार करेंगे। कुलदीप जुनेजा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है कि जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच कुल 1169 आंगनबाड़ी पूर्ण हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे रायपुर जिले में क्या इस अवधि में एक भी आंगनबाड़ी भवन पूर्ण नहीं हुआ है क्या? फिर से एक बार आप प्रश्न को दोहरा दीजिए, प्रश्न को दोहरा दीजिए। हमारे जिले में कोई भी आंगनबाड़ी का भवन पूर्ण नहीं हुआ है क्या, ये बताएंगे? राय हमारी बहनी रायपुर रायपुर जिले में संचालित 1866 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 1333 आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के भवन में है और 32 केंद्र अन्य शासकीय भवन में, 71 केंद्र सामुदायिक भवनों में है और 430 केंद्र किराए के भवनों में संचालित है। लकेश्वर बघेल जी, प्रश्न क्रमांक 13। अध्यक्ष महोदय, ये 28-27 वर्ष पहले की मामला है और
अभी प्रक्रियाधीन है, ऐसा मुझे उत्तर मिला है। चलिए, मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कम से कम 27-28 वर्ष के बाद प्रक्रियाधीन है ये। तो कब तक ये जमीन हस्तांतरण हो जाएगी और हमारे नर्सरी स्थापना करने के लिए हमारे सरकार की इच्छा शक्ति तो है ना? अध्यक्ष जी, इसमें तो विभाग को धन्यवाद देना ही चाहिए। वो 92 का मसला है, उसके बाद उत्तर आ रहा है, लेकिन माननीय वो शर्मा रहे बताने में 27-28 साल। आप बता दीजिए कब का मामला है? 92-93 का है, मैं बताया ना। लेकिन आदरणीय लखेश्वर भैया ने जो प्रश्न किया माननीय अध्यक्ष महोदय, वो जो डीआरडीओ को जमीन दिया गया उसके बदले में बड़े उमर गांव में खसरा नंबर 517 रकबा 10 एकड़ 10.32 हेक्टेयर जमीन का सीमांकन कर लिया गया है। इसके बाद उसमें सबमिशन ऑफ ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फेंसिंग का कार्य हो चुका है। उसके लिए 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। उसमें से 34 लाख रुपया विभाग को दिया जा चुका है, जिसमें 25 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। नर्सरी लगने का काम भी शुरू हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां कर्मचारियों की पदस्थापना भी हो गई है। अब नर्सरी का काम तो शुरू हो गया, अब लैंड ट्रांसफर का काम थोड़ा कलेक्टर के पास लंबित है, अब एडवांस पोजीशन हो गया, वो भी हो जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए, धन्यवाद। अनूप नाग जी, प्रश्न क्रमांक 14। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे सवालों के जवाब मंत्री महोदय से प्राप्त हो गया है, मगर आपके माध्यम से थोड़ा सा मैं मंत्री जी के ध्यान आकर्षित चाहूँगा। 50 लाख रुपए मछली पालन के जो बीज बनते हैं उसके लिए यूनिट का वहाँ की समिति को दिया गया है अनुदान में, मगर मैं वहाँ अवलोकन किया हूँ, मैं पूरी जानकारी लिया हूँ। 50 लाख रुपए में सिर्फ शेड का निर्माण किया गया है, वो भी 4 साल के बाद। 4 साल हो गए हैं, 17 से 16 से चालू है और एक शेड का निर्माण हुआ है। वहाँ किसी भी प्रकार का मछली शेड का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ये क्या पूर्व शासन था उस समय से चालू हुआ था? जी, पहले मतलब पूर्व शासन था उससे पहले चालू हुआ था क्या मंत्री जी? तो मैं चाह रहा हूँ कि क्या आप क्या मैंने प्रश्न थोड़ा समझ, आप क्या चाह रहे हैं? जांच चाह रहे हैं? ऐसा जांच चाह रहा हूँ सर, जांच चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे परलकोट क्षेत्र में मछली का धंधा व्यवसाय बहुत जोरों से चलती है, फर्जीवाड़ा। इसके पहले और भी मेरे कल परसों सवाल लगे थे, जिसमें धरातल में कोई तालाब नहीं है, मछली पालन के व्यवसाय भी नहीं हो रहे हैं, मगर लाखों लाखों रुपए उसमें सैंक्शन होके चला गया। इसी तरीके से ये 50 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है। ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी। तो मछली आते कहाँ से है और जाते कहाँ है? जांच चाह रहा हूँ सर बस। नहीं, मछली जो आप बता रहे हो जी कि तालाब ही नहीं है मगर मछली आता है, मछली जाता है, तो आने जाने का कुछ रास्ता पता है आपको? चलिए मंत्री जी। 2 बातें आदरणीय माननीय विधायक जी ने कही माननीय अध्यक्ष महोदय। वहाँ मछली का धंधा प्रचुर होता है, ऐसा आपने कहा जी, और उसमें वो आना जाना भी, जो दूसरे शब्दों में आपने कहा भ्रष्टाचार जी, वो भी प्रचुर होता है। तो जहाँ जितना काम होगा वह उतना तो आप समझ तो रहे हो ना। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका ये प्रश्न आपने किया है, 17-18 का मामला था, परल कोर्ट का जो जिस समिति की आपने बात किया, निश्चित रूप से उसको कार्य संपादित होने में 3 साल विलंब हुआ है। लेकिन जो विभाग को उत्तर प्राप्त हुआ है, उसके पूर्व अध्यक्ष सुभाष शील की मृत्यु होने के कारण संचालन संबंधित कार्य प्रभावित हो गया। लेकिन उसको निश्चित रूप से आधा उसमें ये केंद्र सरकार की योजना है, नील क्रांति के तहत दिया जा रहा है। अब वो जो उसका डिजाइन होगा, जो उसका एस्टिमेट होगा, उसी के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। उसको 1 करोड़ का अनुदान मिलना है, अभी 50 करोड़ एडवांस में दिया गया है। अगर आप कहेंगे तो जिस तरीके से उसका काम क्रमशः चलेगा, उसके बाद ही अनुदान उसको मिलना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई शिकायत है तो मैं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि जो प्रॉपर काम होना है उसके बाद ही अनुदान उसमें जारी हो, अन्यथा अनुदान को रोक दिया जाए। जी, धन्यवाद। मिस्टर नाग, आप तो पुलिस अधिकारी थे ना? जी, विधायक बनने से पहले आप पुलिस अधिकारी थे सर। फिर आपकी नजर से कैसे चूक हो रही है? राम कुमार यादव जी। जी, धन्यवाद। क्या बोले? मैं माननीय मंत्री जी से पूछे रहे मैं कि मोर क्षेत्र में प्रधानमंत्री
कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत में कैठा गाँव ला सिंचाई होते, कैठा की योजना जुड़े है करके माननीय मंत्री जी जवाब दे है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ले कहना चाहता हूँ कि मोर क्षेत्र हर अंतिम छोर आप जानता हूँ अध्यक्ष महोदय जी, कोरबा ला पानी आते शक्ति ल थोड़ा ढाकते तहन मोर जुच्छा पड़ जाते, रायगढ़ ला पानी आते किलो मोर क्षेत्र सूखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एकर माध्यम से जो योजना लिख रही है सही हो, मतलब लाभ नहीं मिले, एकर जांच करिया का। अब अध्यक्ष जी शक्ति पानी पार कार नहीं है तेकर उत्तर आप समझ सकत हो, पहले से नहीं होता। लेकिन आदरणीय राम कुमार यादव जी किसान मन की चिंता करत है, हसदेव के पानी तेल एरिया तक कैसे जाही, वहां का अड़चन है ते बता देवे, वहां हमन कार्यवाही करो। नंबर 1, अब ये जो प्रश्न लगाया है केलो के लास्ट जो कमांड के जो सिस्टम है तेमा जो काडा के काम करे जाते तेकर संदर्भ में तो प्रश्न रही से तेमा ते का चीज के जांच चाहत है, एमे जो काम हो है या अब जोड़ना चाहता गाँव, अभी पूरा काम नहीं होए ना, काम प्रक्रिया दिन एक उत्तर आ। हाँ पर दिन, लेकिन मैं चाहता हूँ 2-4 गाँव जुड़ा है माँ नाली योजना मोर क्षेत्र में, मतलब केलो परियोजना की नाली वहां तक जाती है क्या? केलो के नदी इस तरफ नदी दोनों बैंक में है माननीय अध्यक्ष जी, नदी के उस तरफ जो केलो से वो इरिगेशन होगा उसी के लिए योजना है, उसी के लिए प्रश्न है। अब आपके तरफ से जो है वो उसके राइट बैंक की तरफ उसमें इरिगेशन होना है, लेकिन आदरणीय राम कुमार भैया ने जो प्रश्न किया है वो केलो के लास्ट कमांड एरिया का प्रश्न है। अब उत्तर में आया है कि प्रक्रियाधीन है, अभी काम उसमें प्रारंभ होना है। उसके बावजूद भी आप कहेंगे कोई गांव जोड़ा जा सकता है अगर वो कमांड में फिजिबल होगा तो जी, और कमांड में आहिच नहीं और सिंचाई नहीं हो कैसे कर डरते हैं। तो कौन कौन गाँव लते जोड़ना है और इमा का चाहते बता देवे, मैं अपन विभाग के कोई उच्च अधिकारी आपके पास भेज दो उमलते निर्देश दे देवे कि उमा का काम होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, कौन काम जुड़ सकते, कहाँ सिंचाई के विस्तार हो सकते। शासन सजग है तो सुझाव में काम करेगा। अंतिम प्रश्न है महोदय जी, चूंकि महानदी हर मोरे क्षेत्र में आते, लेकिन महानदी के पानी रायगढ़ के बड़े बड़े फैक्ट्री में जाते, अब मोरे क्षेत्र बुलक के जाते, तरी में पानी भागते है, ऊपर में किसान धान मरद रहते, उड़ीसा तक जाते। तो मोर ये कहना है कि महानदी के पानी ला लिफ्ट योजना बना के मोरो क्षेत्र पानी दे देता, अब बाहर में बूढ़न हमन अब पानी ले पाते अंते के बड़े बड़े फैक्ट्री मन, तो ओकरे पर एक लिफ्ट योजना बना के मोर दे देता। सबो आखिरी है, केलो लगल आखिरी है, कोरबा लगल आखिरी है, रायगढ़ लगल आखिरी है, ओकरे निवेदन करा था मंत्री जी तुहर हाथ जोड़त हो कर दो मालिक। अध्यक्ष जी इस बार के बजट में मेगा लिफ्ट इरिगेशन के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, लेकिन माननीय राम कुमार यादव जी कोनमेर के कहा थे अब नीचे ले पानी उद्योग वन में बुलक के चलते थे, कहा था तेला बुखर उत्तर मैं कैसे दो बता पूरा महानदी में जतका इनिकट बने हैं और ओखर पानी तुखरे मन बर बने हैं, विधानसभा में इसने उत्तर आ रही से वहां किसान ला पानी नहीं मिले की पर ओखर दोषी। अब राजनीतिक बात यह नहीं कहने वाला फिर कौन बनाए तेलते जाना था, लेकिन तय जो लिफ्ट इरिगेशन के बाद कहा था तय सुझाव दे देवे, हम उन्होंने शामिल कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान निर्माण के बारे में माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहा था। इसमें इनका जवाब आया है कि आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं होने के कारण, तो इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्था अभी इस भवन में नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पानी बिजली और की व्यवस्था नहीं हो पाई है और इतने साल होने के कारण छात्रवास भवन बनने से पहले जर्जर की स्थिति में आ गई है और खिड़कियां भी नहीं बनी है, दरवाजा भी नहीं बने हैं, इसलिए अभी ये विभाग को हस्ताक्षर नहीं किया गया। तो क्या अभी मान लिया जाए अध्यक्ष महोदय कि अभी भवन उपयोग के लायक नहीं रह गया है? क्योंकि अध्यक्ष महोदय ये बहुत वर्षों से काम चल रहा है और शासन जहां पर अभी संस्थान संचालित कर रही प्रशिक्षण लाखों रुपया किराए का जा रहा है और ये संस्थान
जो बना है लगभग 2 करोड़ से ऊपर की राशि का बना हुआ है, और इसमें आप ये भी बता रही हैं कि इसके लिए कोई दोषी नहीं, तो कोई ना कोई तो दोषी रहा होगा जिसके कारण इतना देरी हुआ। और क्या आप मान लिया जाए कि वो भवन उपयोग के लायक नहीं है? बिल्कुल इसकी दोषी पूर्व सरकार है, क्योंकि 5-6 से इस भवन की स्वीकृति हुई है। अब उस समय से विभाग ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। 12-13 में फिर से अनुपूरक बजट के लिए आया, उसके बाद ये अमान्य कर दिया गया। उसके बाद अभी 19 में आया है फिर से मांग राशि की, तो हम लोगों ने फिर से ये आवेदन भेजे हैं वित्त को और अभी प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया बता रही हैं कि पूर्व सरकार दोषी है। अभी 2.5 साल इस सरकार का हो गया है। मैं जानना चाह रहा हूं क्या इसको उपयोग में लाएंगे? उसके लिए कोई प्रयास है कि इसको अब मान लिया गया है कि अब इसको डिसमेंटल किया जाएगा, उपयोग में नहीं लिया जाएगा, या इसको पूर्ण किया जाएगा? और पूर्ण किया जाएगा तो कब तक होगा, कब तक वो भवन स्थानांतरित करेंगे? बिल्कुल, ये गृह निर्माण मंडल के माध्यम से, क्योंकि हमारा विभाग तो एजेंसी नहीं है, उनके माध्यम से बनाया जा रहा है और नए राशि के लिए हम लोगों ने मांग किया है। अगर मांग स्वीकृत हो जाती जरूर पूर्ण करेंगे इस भवन को, पर समय सीमा बताना असंभव है। ये गंभीर मसला है। एक संस्थान जिसके लिए 8 साल पहले 12-13 में पैसा मंजूर हुआ और इस दौरान आप 111 लाख रुपया अपना किराया पटाए हो, तो आखिर कौन महापुरुष इसको बना रहा है ये बता दीजिए, उसका नाम। कौन विभाग के महापुरुष लोग इसको बना रहे हैं? और आप सरकार में 2 साल से तो बैठे हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार ही क्यों ना मंजूर की हो, बनवाई हो। आपने 2 साल में उन एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई की? क्यों वहां पर नहीं बन पाया? कौन उसके लिए जिम्मेदार है? ये थोड़ी होगा कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपया मंजूर होते रहे, ठेकेदार बना दिया, आप यहाँ जवाब दे दिए कि उपयुक्त नहीं है इसलिए नहीं रहेंगे। सरकार का पैसा चाहे जिसने भी जब भी मंजूर किया हो, कौन एजेंसी है, क्यों बनाया और क्यों नहीं बनाया, उसके बारे में आप जरा बताइए। भैया मेरे को आप बोल रहे थे क्यों डरा रहे हो, और आप भी डरा रहे हो। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डरना तो अभी तुमको है। मेरे को सुन लिया था, हाउसिंग बोर्ड से बन रहा है, गृह मंडल एजेंसी है इनकी, और फिर से उनके लिए अभी हमारे पास लेटर आया है 2019 में। हम लोग प्रक्रिया में हैं, ये प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई चल रही। वो आप प्रक्रिया कर रही, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जनता के पैसे का जो टेंडर उस वक्त जिसने भी लिया और वो नहीं बनाया, तो उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई की है, नहीं करी है, तो क्या कार्रवाई कराएंगे क्या? और कौन एजेंसी है उसका नाम तो बता दीजिए, कम से कम जनता को मालूम हो। यहाँ प्रदेश भर के लोग बैठे हैं कि कौन महापुरुष इसको बना रहा है, जरा ये बताइए। हम आपको उपलब्ध करा देंगे, पर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बन रहा है, और ये हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बन रहा है। और अब वो डरेंगे कि आप डरोगे? हाउसिंग बोर्ड का माध्यम का पिछले वाला कार्यकाल का मामला है। पिछले अगले से मतलब नहीं है, अभी आप वो 2 साल में आपको कार्रवाई करनी थी ना उसमें। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, पहले भी एक सरदार जी थे और एक सरदार जी भी हैं, तो जैसा भी रहेगा दोनों बात करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि सरकार 111 लाख रुपए किराया पटा रही है और उसको किराए के बाद भी उसको 2.5 साल में पूरा नहीं कर रही है। और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है, मंत्री जी कहें कि हाउसिंग बोर्ड निर्माण कर रहा है इसलिए हम नहीं बता सकते, तो मंत्री जी कितने दिनों में इसको बना देंगे, इसकी जरा जानकारी आप दे दें, कितने दिनों में इसको बना देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने साल से निर्माणाधीन था, इसी चिंता को आप लोगों ने पहले कर लिया होता तो अभी तक ये भवन बन के तैयार हो जाता। आज हमारे संज्ञान में आया है तो हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई नहीं हुई है मंत्री जी, आप बचा रही हैं। कितने दिनों में जो भी घपला किया है उसको बचाने का काम मत करिए आप लोग। ये 15 साल बोल के रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया, घिस गया, सुई उसी में अटक गया है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए और उस संस्थान को बनाने के लिए आप सदन को आश्वस्त करिए। कितने दिनों में बना देंगे इसकी आप जानकारी दे दें, बहुत सक्षम है आप लोग।
2.5 साल में, पिछले 10 साल में नहीं बना, 2.5 ऐसे साल से समय नहीं बन सीमा रहा है। ठीक है, अभी इसके समय लिए सीमा पैसा बताना नहीं, सही बाप ने नहीं है, पैसे की पर मांग समय की है। आएगा तो हम कितने ये दिनों में कार्रवाई इसको बना करेंगे। देंगे? जहां पर भी जो काम चल रहा है ऐसे ही चल रहा है, मन मर्जी ठेकेदार पूरे लेता प्रदेश में यही है, हालत जब चाहता है बनाता है, नहीं बनाता है, पूरा माननीय होता है, अध्यक्ष जी। नहीं होता है, और आप डिफेंड करते हैं उसको, ये गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि इसके लिए पूर्व सरकार दोषी है। पहली बात तो मैं जानना चाहता हूं पूर्व वर्तमान की बात क्या होगी? पूर्व का जो मतलब दोषी है, राजेश बुढ़ा, अरे आप मैं बोल रहा हूं, मेरे को दोस्त, बोलने दीजिए। बृजमोहन जी के मित्र है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार होती है, उसमें वर्तमान और पूर्व नहीं होता। सरकार की जवाबदारी होती है दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करना। अब तक 2.25 साल में ये मंत्री के रूप में कार्रवाई नहीं कर सकी, इसका कारण बताएंगे आपने क्यों नहीं कार्रवाई की अब तक? आप लोगों ने नहीं कर पाया, पर अभी हमारे संज्ञान में आया है तो जरूर इनके बारे में हम विभाग को 2.25 साल हो गया, 2.25 साल में अभी संज्ञान में आपके आया है। 15 साल में आप लोग नहीं कर पाए तो 2.25 साल की बात क्या करते हैं आप लोग कुछ कर नहीं पाए, दोषी दूसरा बनाते हो। प्रकाश सिंह, कोरोना संकट से जूझ रहे थे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि रायगढ़ जिले में कितने उद्योगों पर कितनी जलकर की राशि अभी तक बाकी है या लंबित है। जवाब आ गया है अध्यक्ष महोदय, और जवाब में अध्यक्ष महोदय बड़ा लंबा फिगर आया है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास रायगढ़ जिले में जल कर की राशि लंबित है। और अध्यक्ष महोदय, अगर रायगढ़ जिले में एक जिले में 2000 करोड़ के आसपास जल कर की राशि लंबित है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे न्यायालय में प्रकरण लंबित हो, चाहे वो विभाग में लंबित हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये एक बड़ी राशि होती है जिसका लाभ सरकार को मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से इतना जानना चाहूंगा कि ये लंबित राशि चाहे न्यायालय में लंबित है, चाहे अपने प्रशासन लंबित है, उसको कब तक हम लोग अपनी सरकार के खाते में जमा कर लेंगे? उत्तर में तो बता दिया गया है कि कौन उद्योगों का कितनी राशि लंबित है, कौन कौन से कार्यवाही प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, किस किस उद्योगों को नोटिस दिया गया है। एक आध के खिलाफ, अंजनी स्टील के खिलाफ एफआईआर के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। 193 करोड़ से ज़्यादा वहाँ इन उद्योगों पे लंबित है, ये जानकारी दी गई है, पहली बात। अब दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय कि शासन के खाते में कब तक आ जाएगा, तब अलग अलग उद्योगों का कैसे मैं तारीख बता पाऊंगा। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं, कोरोना के संक्रमण में सरकार की रेवेन्यू ऐसे भी कम प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे पैसा आ जाए। हम लोग भी चाहते हैं हमारे खाते में पैसा आना चाहिए, और विभाग लगातार नोटिस दे रहा है, जो कार्यवाही करना है कर रहा है। स्पेसिफिक कुछ माननीय प्रकाश जी कहना चाहेंगे कि कोई उद्योग ज्यादा पानी ले रहा है, उसका असेसमेंट गलत हो रहा है, या उसको नोटिस नहीं दिया गया है, या कार्यवाही किस तरीके से और होना चाहिए, कुछ इस तरीके से कोई बात हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक उत्तर दूं। लेकिन विस्तृत इतना वेग आपने प्रश्न किया है कि सारे उद्योगों का वसूली कब तक कर लिया जाएगा, तो तिथि बताना तो संभव नहीं अध्यक्ष। ये आपके कक्ष में आएंगे, उनको बता दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये एक रायगढ़ जिले का फिगर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से थोड़ा निर्देश जाना चाहिए कि चाहे वो प्रक्रिया न्यायालय में लंबित हो या कहीं लंबित हो, उसमें तेजी लाए ताकि शासन खाते में पैसा आए। बस उतना ही ना अध्यक्ष जी, चलिए, हमारी मंशा भी है और हम लोग कर भी रहे हैं, रामकुमार, हम लोग चाहते हैं जल्दी पैसा आ जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब आदमी की बिजली बिल ला जा करके मोटा में बैठ के जेल भेज देते, कोई पंप लगा है, किसान आदमी होकर कार्रवाई हो जाते। अब बड़े आदमी है तो कोटा घलू ओकरे और सब ओकरे रही तो मर गए गरीब आदमी बन। गरीब आदमी में बाद ला का पहली की बिजली सब पानी के बिल में जाना था, ओकरे खातिर निवेदन है कि ये मेरे बढ़िया से कार्रवाई करे, जब तक गरीब आदमी में तक खुश हो हमारे प्रदेश है, और जल्दी लाना जाओ अमीर के पैसा ना। अध्यक्ष जी, राम कुमार भाई पूछिस कि गरीब आदमी की बिजली के बिल जेल भेज दिए जाते। ये पानी के बिल के चर्चा चला थे, बिजली के बिल के चर्चा नहीं चला थे, पहली बात। और दूसरा बात, राम कुमार भैया, छत्तीसगढ़ में किसान मन के ऊपर पानी के जो बकाया टैक्स रही से 207 करोड़ रुपया
ये सरकार वालों माफ कर दे, कोनो नोटिस तक नहीं दे, हम समझ लेना था। वसूली तो बहुत दुरिया की बात है, लेकिन तब बिजली के बारे में जो प्रश्न करे सखर उत्तर तेखर से संभव नहीं है। और पानी के जहां तक टैक्स है, हम नया जल नीति यू बना था, वहाँ अंडरग्राउंड वाटर के कतका कौन उपयोग करते तेखर बारे में कैसे हम शुल्क लगा सकत हन, जो सरफेस वाटर है तेखर बारे में कैसे शुल्क लगा सकथन, वसूली के और सहज प्रक्रिया का हो सकते, एक बार सरकार अलग से नीति बना के विचार करत है। अध्यक्ष जी, ये पहली वाला के महाराज तेकर बका था, वो मन के दो पहली के आए मन वो वसूले नहीं हो मन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिले में दिव्यांगों के क्रमिक अंग खरीदी की गई है। 16 प्रकार के अंगों की खरीदी की गई है और सिर्फ 2 कंपनियों से खरीदी की गई है, 7 एक कंपनी से और 9 एक कंपनी से। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इसके लिए निविदा बुलाई गई थी एक, और अगर निविदा नहीं बुलाई गई थी तो किस प्रक्रिया से खरीदी? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिला स्तर पे खरीदी होता है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इसकी टीम गठित की जाती है और वो पूरा नियम प्रक्रिया सत्यापन करके ही निविदा बुलाई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डीएमएफ से, आप जानते हैं डीएमएफ से ट्राई साइकिल खरीदी गई, मोटराइज ट्राई साइकिल 3.5-4 करोड़ की मोटराइज ट्राई साइकिल खरीदी गई है। वो ट्राई साइकिल में मैं आपसे सीधा ये निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग को बता दें, हम 5 विधायक बैठे, आप बैठे, ये बता दें किस प्रक्रिया से इस खरीदी की गई। आप बोले जिला समिति की खरीदी की गई, टेंडर नहीं हुआ, इसका साफ मतलब है। तो टेंडर नहीं हुआ तो क्या कलेक्टर के पास पावर था कि कुछ भी रेट में अनुमोदन करके दे देंगे? इस प्रक्रिया को कृपा पूर्वक हमको समझा दीजिए। समिति निविदा आमंत्रित की गई है और निविदा आमंत्रित नियम प्रक्रिया में ही हुआ है और जिला के समिति के माध्यम से ही होता है ये। चलिए सौरभ सिंह जी, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है शिवरतन शर्मा जी के और धर्मलाल कौशिक जी के, आप संतुष्ट हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन जी निविदा कब आमंत्रित की ये तो बता दें। निविदा आमंत्रित के लिए बोल रहे हैं, वो संतुष्ट हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, पूछ रहे सर? चलिए ना, मान गए। उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, पर ठीक है, अध्यक्ष जी का आदेश है तो। नहीं, अध्यक्ष जी का आदेश नहीं बैठने के लिए, मैं कह रहा हूँ मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, और अध्यक्ष जी का आदेश है तो अध्यक्ष जी का आदेश सरोपर है, मैं बैठ गया। नहीं, मैं जांच करने का आदेश देता हूं कि मुझे पता किया जाए किस तरह से उसकी खरीदी हुई, किसने खरीदी की, वो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, इससे जांच किया जाए। यदि आप पूछेंगे तो मैं आपकी तरफ से मैं आपकी व्यवस्था से मैं संतुष्ट, आपने कहा बैठ गया तो मैं बैठ गया, आगे आप पूछने के लिए बोलते तो पूछता। ठीक है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी का जो है वो जांच का आदेश दे रहे हैं, तो ये आप उससे संतुष्ट है नहीं? आपने संदेश जांच का आदेश हो गया फिर फॉलो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किस किस जिले में कितना गोबर खरीदा गया तथा किस किस मद से कितना भुगतान किया गया। माननीय मंत्री जी ने कितना गोबर खरीदा गया, कितना भुगतान किया, ये तो बता दिया, पर ये भुगतान किस किस मद की राशि से किया गया ये आपने उत्तर में नहीं दिया। तो आप ये बता दें कि किस किस मद से इसका भुगतान किया गया। और इसी में एक प्रश्न दूसरा ये है, ये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदने का कार्य कौन सी संस्था या व्यक्ति कर रहे हैं, इनकी नियुक्ति का आधार क्या है? कि इसमें आपका रुचि जरा जागृत हो रहा है, अन्यथा गोधन न्याय योजना के खिलाफ, गोबर खरीदी के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते थे। आपने 2 प्रश्न किया है, एक तो गोबर खरीदी का कार्य करने वाली एजेंसी और उसकी नियुक्ति, और दूसरा आपने कहा कि किस मद से। 2 दिन पहले ही विधानसभा में किसी माध्यम से चर्चा हुई थी, उस मद के बारे में काफी चर्चा हो गई थी, कहां से वसूली हुई, किस मद से आता है करके। उसके बावजूद भी आप कहेंगे तो जिलेवार आंकड़े में आपको प्रस्तुत कर दूंगा, नंबर 1। और नंबर 2, गोठान बाकी जो कितनी मात्रा में गोबर खरीदी की गई ये आपके परिशिष्ट में है, किस जिले में कितना पेमेंट किया गया है वो भी आपके परिशिष्ट में है। और तीसरा आपका जो प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज अधिनियम के तहत गौठान जो है वो ग्राम पंचायतों की प्रॉपर्टी है और एज पर एक्ट जो गौठान समिति है वो पंचायतों के द्वारा गठित हुई गौठान समितियां हैं और उन्हीं समितियों के माध्यम से
गोबर क्रय किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि गोबर खरीदी का पेमेंट किस किस मद से किया गया, ये मद को स्पष्ट कीजिए, आप किस किस मद से किया गया, नंबर 1। ये मेरा पहला ही प्रश्न है ना। और दूसरा, मैंने एजेंसी की बात की, आपने नियुक्ति का आधार बता दिया ग्राम पंचायत। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं, गौठान समितियों के गठन के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्ताव मंगाया गया था प्रभारी मंत्री द्वारा, और ग्राम सभा ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें यह तय था कि 50 लोगों का नाम वो भेजेंगे ग्राम सभा से, 50 में 10 या 11 लोगों की कमेटी प्रभारी मंत्री जी बनाएंगे। 90% गौठान समितियां ग्राम सभा के प्रस्ताव के विपरीत जाकर बनी है, 90%। और दूसरा, आप मद को क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूं। माननीय अध्यक्ष जी ने 2 ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, मेरा पहले प्रश्न का उत्तर आ जाए तो फिर मैं दूसरे प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ूंगा। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर था। आपने कह दिया कि ग्राम सभा से नाम मंगाया गया है, तो प्राइमरी रूप से आपने प्रश्न किया कि कहां से नाम आए, वो तो आपने ही उत्तर दे दिया। और दूसरा, मत के बारे में जैसा मैंने कहा कि जिस हम लोगों ने जो शुल्क लगाया हुआ है आबकारी का, जिसका 2-3-4 दिन पहले उल्लेख किया गया था, उसका मत तो वही है। माध्यम अगर आप पूछेंगे तो मार्च के फरवरी के पहले तक ये ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पेमेंट हुआ था, उसके बाद ये पेमेंट हमारे विभाग के माध्यम से किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी 2 दिन पूर्व की चर्चा का हवाला दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व की चर्चा में 355 लाख रुपए का पेमेंट करना इन्हें स्वीकार किया था, 355 लाख का, और आज ये स्वीकार कर रहे हैं लगभग 752 लाख के पेमेंट की। मैंने मद की बात की है, माननीय मंत्री जी इसको घुमा रहे हैं, मद को क्लियर नहीं कर रहे हैं। पंचायतों को 14वें और 15वें वित्त की राशि से पेमेंट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 14वें और 15वें वित्त की राशि पंचायतों के मूलभूत कार्यों के संचालन के लिए आती है। आप 14वें और 15वें वित्त की राशि से पंचायतों से दबावपूर्वक पेमेंट करा रहे हैं, पंचायतों के अधिकार का हनन कर रहे हैं। पहला विषय तो यह है। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न का ही उत्तर देते हुए एक बात कही थी कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि गोबर 2 महीने अगर उपयोग न किया जाए तो वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लायक नहीं रहता। आज मंत्री जी ने जो वर्मी कंपोस्ट की जानकारी दी है उसमें 40,643 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट विक्रय किया गया है, इसकी जानकारी दी है, और गोबर खरीदा गया है लगभग 40 लाख मीट्रिक टन। इतनी बड़ी संख्या में आपका गोबर पड़ा हुआ है। 2 महीने में अगर गोबर वर्मी कंपोस्ट लायक नहीं रहेगा तो इस गोबर का उपयोग आप कैसे करेंगे, और इसके मूल्यांकन का आधार आपके पास क्या है कि गोबर सुरक्षित है कि नहीं है, ये बता दें आप। अध्यक्ष जी, जो और कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मद वाला पहले क्लियर कर दो, उसके बाद दूसरा विषय कर। मैंने बताया ना आपको। नहीं, मद कहाँ क्लियर किया? मैं बताया आपको। ये तो मैंने आपको बताया, आपने मद नहीं बताया। अच्छा, आप मद क्लियर करो ना कि गोबर का पेमेंट किस किस मद से किया गया, आप मद क्लियर करो पहले। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है। मैंने कहा ना, सदस्य विद्वान है माननीय अध्यक्ष जी, वो प्रश्न भी करते हैं और जवाब उत्तर भी खुद ही दे लेते हैं। शर्मा जी हर चीज का गुण गोबर कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। आप मद क्लियर कर दीजिए, मेरा निवेदन है। अध्यक्ष जी, मद का अगर नाम ही केवल जानना है। पहले तो मैंने जब प्रश्न लगाया उसके बाद जो पूल की जो क्वालिटी थी, जो घटिया किस्म का पूल बनवाया जा रहा था, उसको आनंद फानंद में कल अंतिम प्रश्न होगा, आप थोड़ी हिसाब से पूछिए, बार-बार आपको बहुत लंबा चौड़ा कि मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण नहर है और इसमें विभाग के द्वारा एस्टीमेट के आधार पे जो अच्छी क्वालिटी से काम कराया जा रहा है वो नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि मैंने जब प्रश्न लगाया उसके बाद तुरंत पुलिया को तोड़ने का काम आनंद फानंद में कल विभाग के द्वारा किया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें आप क्या उच्च अधिकारियों से, चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियों से क्या जांच मेरी उपस्थिति में जांच कराएंगे? आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मंत्री जी।
गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी के लिए पंचायतों में दबाव डाला जा रहा है कि 14वें और 15वें वित्त की राशि से पेमेंट करें। ये मजबूरी में बोल नहीं पा रहे हैं, पर सारे लोग इस बात को जानते हैं और आप भी इस बात को जानते हुए घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्पष्ट बता दीजिए कि 14वें और 15वें वित्त की राशि का कितना भुगतान कराया गया, ये बता दीजिए मेरे को। और ये गाइडलाइन में है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। किस गाइडलाइन का? गोधन न्याय योजना के जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें इस शब्द का उपयोग ही नहीं किया गया है, नंबर 1। और आपका पुराने प्रश्न का अगर उत्तर दूं कि आगे बढ़ूं? नहीं, पहले मत को बता दीजिए। मैंने कहा ना गोधन न्याय योजना के मत का। आप अच्छा, आप मेरे को बता दीजिए, पंचायतों से 14वें व 15वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान कराया गया है कि नहीं कराया गया? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। गोधन न्याय योजना की जो नीति बनी है उसमें इस शब्द का कोई उपयोग ही नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, असत्य जानकारी दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। अब उसकी जो प्रक्रिया है उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैंने जो दूसरा प्रश्न किया कि 40 लाख क्विंटल आप गोबर खरीद चुके हो, ये गोबर के मूल्यांकन का आधार बचा हुआ कितना है, उसका क्या उपयोग होगा, ये बता दो आप। पहली बात तो ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट विक्रय किया गया है उसके आधार पे आप प्रश्न कर रहे हैं। आप ये पूछ लेते कि पूरे गौठान कितने निर्मित हो रहे हैं, वहां वर्मी टाके कितने हैं, और ये जो 40 लाख टन की जो आप बात कर रहे हैं वो वर्मी टाकों में कितना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने लगभग 11,000 से अधिक पंचायतों में गौठान बनाने का निर्णय लिया है। 9,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठान। प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं उत्तर दे रहा हूं ना। गौठान बनाने का कार्य जारी है। 6,200 गौठान हमारे निर्मित हो गए हैं। लगभग प्रति गौठान के हिसाब से 61,000 वर्मी टाके हमारे तैयार हैं। जी, कब आया? राज्यपाल के भाषण में, बजट भाषण में आ गया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने हम लोग बहुत गंभीरता सुनते हैं, आप लोग भाषण में नहीं, आपको सुनना भी चाहिए। सुनते हैं, इसीलिए तो प्रश्न कर रहे हैं। वो सुनना भी चाहिए अध्यक्ष जी। तो 61,000 वर्मी टाकों में जो गोबर खरीदी की, कहाँ घुमा रहा हूँ? कहाँ घुमा? जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं उसी में आ रहा हूँ ना। तो 2 ही लाइन। और अध्यक्ष जी भी प्रश्न का जवाब नहीं आने दे रहे। लो फिर आसंदी में ये बड़ा आसंदी पे हमला, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित कर दिया जाए। ये विलोपित कर रहे हैं तो क्या है? बात कर रहे हैं, आसंदी पे आक्षेप लगा रहे हैं, ये डायरेक्ट ये शर्मनाक है। गंभीर मामला है, इसको विलोपित किया जाए माननीय अध्यक्ष जी। करा जाए, तत्काल विलोपित करा जाए माननीय अध्यक्ष जी। वो तो मैं विलोपित कर दूंगा, मगर उसके जैसे वरिष्ठ सदस्य ऐसा कैसे कह रहे हैं, मैं चलिए। अध्यक्ष जी, उनका प्रश्न मैं आपको देख के बोल रहा हूँ, उधर घड़ी लगाए तो अध्यक्ष जी ने लगवाया ना। मैं ये बोल रहा था सौरभ जी को कि 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो आपके दल से ही संबंधित हैं, एक शर्मा जी, एक कौशिक जी, इन दोनों को प्रश्न को आने दीजिए। देख लीजिए 3 मिनट बचे, अगर कौशिक जी करना चाहें। ये चाहते नहीं कि नेताजी का उसका जवाब प्रश्न नहीं दे रहे हैं। ये सदस्य चाहते नहीं है कि नेताजी का प्रश्न है एक्चुअल में सारे लोग। अध्यक्ष जी, आखिरी बात। मैं कोई वो संतुष्ट है आपके उत्तर से, स्टाइल से। आपने 77 करोड़ लगभग का गोबर खरीदा है। मद आपका है गोधन न्याय योजना, जो आप बता रहे हैं। गोधन न्याय योजना में मद में 19, 20, 21 के बजट में कितना पैसा है? 1। दूसरा, आपने भुगतान बताया है सिर्फ 333 लाख का लगभग, जो शेष से किया है। तो कितना पैसा है बजट में, और इस वर्ष उसमें कितना पैसा? पिछले वर्ष कितना पैसा था गोधन न्याय योजना में, इस वर्ष कितना? अध्यक्ष जी, जो ये 3 लाख की बात कह रहे हैं, जो उस दिन का, फिर से मैं कह रहा हूं, आप एक फिर आपने प्रश्न किया तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा। गोधन न्याय योजना मद में पहला प्रश्न दीजिए ना। आपने उसी को जोड़ के प्रश्न किया कि 3 लाख रुपया ही आपको गोधन न्याय योजना के तहत आपने पेमेंट किया करके। मैं उस दिन भी मैं बोला, फरवरी माह के पहले गोधन न्याय योजना में पहला प्रश्न मेरा यह था 19, 20 और 20, 21 में कितना बजट? हमने इसीलिए उसमें शेष लगाया है।
और उसकी जो शेष में तो आप फिर 333 लाख मैं फिर से कह रहा हूं, बाकी पेमेंट कहां से हुआ? आपने जो बाकी पेमेंट कहां से हुआ? हाँ, मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप उत्तर ही नहीं सुनना चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा? देना ही नहीं चाह रहा हूं उत्तर। बजट में कितना पैसा ये बता दीजिए। मैंने कहा ना पिछले साल बजट में कितना पैसा पिछले अब जाना है तो कोई बात नहीं, जाना है कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय और इसके विरोध इनका दिली इच्छा थी कि नेताजी का भैया प्रोटोकॉल समाप्त हो गया, उसके बाद बहिर्गमन कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी भाई बहुत 19-20 प्रश्न। माननीय अध्यक्ष जी प्रोटोकॉल समाप्त होने के बाद बहिर्गमन कर रहे हैं। 19 प्रश्न हुए, इसके लिए आपको बधाई अध्यक्ष जी बहुत। 20वां भी आने वाला था मगर नहीं आया, उसको भी देखो। चाहते नहीं थे कि 20वां आया, एक्चुअल में नेताजी का प्रश्न चाहते नहीं थे वो आए। वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो बात कही है। चलिए मेरी घोषणा सुन लीजिए, सभापति तालिका की घोषणा। विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन सभापति तालिका के लिए श्री लखेश्वर बघेल तथा धर्मजीत सिंह के नाम